मैंने जी। इतना नंगा नाच कभी नहीं देखा कि भारत के लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा हो। नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में एक दिन के विपक्ष के आंदोलन के बाद चुनाव आयोग को लगा कि भाजपा की पुलिस ने विपक्ष के नेताओं को थाने में बिठा दिया। आंदोलन खत्म हो गया। कुछ दिन के बाद संसद भी खत्म हो जाएगी, सर से बला टल जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने यह कहकर सनसनी मचा दी है कि पिक्चर अभी बाकी है। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। दोस्तों, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा अब आम आदमी की जुबान पर बैठने लगा है। बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर में हजारों खामियां हैं। चुनाव आयोग भाजपा को जिताने के लिए एसआईआर कर रहा है। विपक्ष की ये बातें आम आदमी के दिमाग में बैठने लगी है। तो क्या होगा अगर जबरन चुनाव आयोग ने एसआईआर कर लिया? क्या होगा अगर विपक्ष का आंदोलन घर घर तक पहुंच गया? क्या होगा अगर विपक्ष ने यह साबित कर दिया कि भाजपा और चुनाव आयोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? क्या होगा अगर विपक्ष ये बतला ले गया कि चुनाव आयोग भाजपा का गुलाम है? इन सब पहलुओं पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी हैं। सर, अगर विपक्ष ये बताने में कामयाब रहा कि चुनाव आयोग और भाजपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और चुनाव आयोग भाजपा को जुटाने के लिए ही एसआईआर लेकर के आया है, तो क्या इससे बिहार में वोटर्स की मानसिकता पर फर्क पड़ेगा? इससे क्या बदलाव आएगा? ये एक सवाल है और इसका विस्तृत जवाब आपसे हर कोई जानना चाहता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बिहार में हर कोई व्यक्ति, हर कोई वोटर है, उसको वो अच्छी तरह समझता है कि जो मॉडस ऑपरेंडी या जो तौर तरीके बीजेपी ने हरियाणा में, महाराष्ट्र में तलाश किए, तो वो तौर तरीके तलाश किए थे कि आप फर्जी वोट बढ़ाओ। लेकिन बिहार में पिछले 1.5 महीने में 2 बार मेरी यात्राएं हुई और मैंने ये देखा वहाँ मौके पर जाकर के कि वहाँ वोट काटने का, मतदाता सूची से उन लोगों का, खास तौर पर जो माइनॉरिटी वोट है, जो परंपरागत तौर पर भाजपा को वोट नहीं देते हैं, उनका वोट काटने का एक इंतजाम फटाफट किया गया। और इसमें पूरी तरह चुनाव आयोग के जरिए ये काम करा गया। जैसे किसी की गिरफ्तारी की जाती है तो नेता गिरफ्तार करने थोड़ी जाता है अपनी पार्टी के सपोर्टर को लेके। ये पुलिस थाना और चौकियों से पुलिस भेजी जाती है अरेस्ट करने के लिए। तो ये जिला प्रशासन के थ्रू, राज्य निर्वाचन कार्यालय के थ्रू जिला अधिकारियों की ड्यूटी लग गई, एसडीएम की ड्यूटी लग गई। बिहार में सीओ होते हैं, जिनको अपने आप तहसीलदार लेवल के जो ऑफिसर होते हैं, पटवारी होते हैं। तो इन सब लोगों को लगा दिया गया और कह दिया गया कि आप जो है ये वोटर लिस्ट बनाइए और ये कीजिए। तो जो कराने वाले हैं उनको भी पता है कि 2 महीने के अंदर इतना बड़ा 8 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन, रिवीजन, ये सब होना बहुत मुश्किल है। और ये इलेक्शन कमीशन इस पूरे एक्सरसाइज में वो मुखौटा है, वो फ्रंट मैन है। बैक साइड में जो चलाते हैं ना, तो वो चलाने वाली जो मशीन है वो दिल्ली में बैठे हुए भारत सरकार बैठी हुई है। उनके निर्देश पर सारा काम हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बिहार के जो वोटर से मेरी बात हुई, उनका कहता है कि इलेक्शन कमीशन तो सरकार है। सरकार का मतलब जो सरकार दिल्ली में बैठी है। तो लोगों को इतना भेद, इतना अंतर जो हम कर पाते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में कि इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है। एक बुनियादी सवाल है कि अगर संवैधानिक संस्था है तो उससे तो ये उम्मीद की जाती है कि वो संविधान के हिसाब से काम करे। संवैधानिक संस्था अगर कोई है तो उसकी गरिमा तो तभी तक बनी हुई है जब तक वो संविधान के हिसाब से काम करे। जब वो संविधान का रास्ता छोड़ देगी और एक पॉलिटिकल पार्टी या एक सशक्त, ये ताकतवर राजनीतिक दल के टूल के रूप में अगर इस्तेमाल होगा चुनाव आयोग, तो उसके बारे में लोगों को ग्रास रूट लेवल पर कोई गलतफहमी नहीं है। मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, अविभाजित उत्तर प्रदेश का। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि बिहार में मैंने पत्रकारिता की, मैं बिहार में रहा हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स में। तो मैं वहाँ के लोगों की जागरूकता को अच्छी तरह से समझता हूँ। अच्छा। और इसलिए कि लोग जानते हैं कि गलत क्या है, सच क्या है। पॉलिटिकली बहुत अवेयर लोग हैं बिहार के, तो वो सारी चीज जो आपका प्रश्न है वो लोग जानते हैं।
जी, अच्छा, फर्क पड़ेगा, मतलब वोटर्स को ये पता रहेगा कि ये जो वोट डाला जा रहा है ये उनका वोट सुरक्षित नहीं है, जो आरोप राहुल गांधी ने बिल्कुल। लगाए। अच्छा, एक मिंटा देवी का केस आज पूरे देश भर में छाया हुआ है। संसद में भी गदर मचा दिया मिंटा देवी के केस ने। तमाम सांसदों ने मिंटा देवी के नाम की टी-शर्ट पहनी और एक अलग तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। जैसा मिंटा देवी का केस है, ऐसे तो सैकड़ों नाम राहुल गांधी ने गिनवा दिए हैं। मकान सर, आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग ये बोल करके निकल लेता है कि जी मानवीय त्रुटि है, ऐसे कितनी नामों पर मानवीय त्रुटि बताता रहेगा और कब तक बताता रहेगा? कब तक एफिडेविट के पीछे छिपता रहेगा? यहाँ तो सच खुल करके इतनी बार सामने आ चुका है। देखिए, ये चुनाव आयोग की जो मशीनरी है और चुनाव आयोग जो संस्था है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी या एक संवैधानिक संस्था के तौर पर काम नहीं कर रही है। अगर वो एक संस्था के तौर पर, इंस्टीट्यूशंस के तौर पर काम कर रही होती, तो इस तरह की गलतियों का कोई सवाल ही नहीं उठता। और बिल्कुल। 2 महीने के अंदर आपको अगर ये कॉमन सेंस की बात है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, कि 8 करोड़ लोगों का वोटर का रिवीजन का काम अगर आप करेंगे, तो हजारों गलतियां इस तरह की निकलेंगी। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक जगह बिहार में बैठा हुआ था, मैं जिले का नाम नहीं लूंगा, वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी। जिलाधिकारी महोदय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे और मैं भी कोने पे बैठा हुआ था। जो अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, क्योंकि उनको भी बैठना था, मैंडेटरी था, तो मैं भी उस अधिकारी के पास किसी जिले में बैठा हुआ था। तो जिलाधिकारी की तरफ से उन लोगों को डांटा जा रहा था जिनके यहाँ अभी 30%, 35%, 40% रिवीजन होना, मतलब वेरिफिकेशन होना और वोटर का रिवीजन करके लिस्ट बनाना, कई का 10% बचा हुआ था, 8% बचा हुआ था, 15% बचा हुआ था। तो जिलाधिकारी उनको कह रहे थे, देखिए ऊपर से इलेक्शन कमीशन का बहुत प्रेशर है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का बहुत प्रेशर है, ये कब पूरा हो जाएगा? कल सुबह तक आप जो है 15% जो बचा हुआ आपका, अभी आपने 85% किया है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सारे फ्रेम में सारे ऑफिसर थे और मैं देख पा रहा था उन सारे ऑफिसर्स को। तो वो अफसर कह रहे थे, सर 15% जो छूटे हुए हैं उनको हम आज कल सुबह तक पूरा कर देंगे। तो जिलाधिकारी कह रहे थे, नहीं नहीं, कल सुबह नहीं, आज रात 12-1 बजे तक पूरा कर लीजिए। अब मैं चुपचाप बैठा हुआ था, मैं तमाशा देख रहा था कि 15% का मतलब कम से कम 1.5 लाख 2 लाख सही बात है। वोट रहे होंगे। एक जिले के 1.5 लाख वोट होंगे 15%, एक एवरेज के तौर पर। तो क्या 15% वोट, 1.5 लाख वोट क्या रिवाइज्ड हो सकते हैं एक रात में? कैसे होंगे वो? एक हॉल में आपने लोगों को बिठा दिया, उनको आपने वो फॉर्म दे दिए, खाली फॉर्म, उसमें फर्जी सिग्नेचर हो रहे हैं, उसमें बिल ये जो ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प के नाम पे भी वहां वोटर लिस्ट बन गई। तो अरे बाप रे डोनाल्ड ट्रम्प को तो, यस, डोनाल्ड ट्रम्प के नाम पे वोटर लिस्ट वायरल हो रखी है। मकान सर, वोटर एक लिस्ट बात में, बताइएगा, चुनाव जी, आयोग इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा बजट है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, फिर भी इनकी वोटर लिस्ट हमेशा 2 कौड़ी की रहती है। इतनी खामियां सामने आती हैं, मरे हुए लोग, बिना पता के लोग, 124 साल के लोग आ रहे हैं फर्स्ट टाइम वोटर में। और इधर बिहार में एसआईआर यही बोलकर कर रहा है कि जी हम सुधार करेंगे। तो अब इनको देख के तो लग रहा है कि भैया तुम सुधार से जरा तो गड़बड़ी करोगे। तो ये जानबूझकर किया जा रहा है किसी रणनीति के तहत, यही वाकई मानवीय त्रुटि है? आपको विपक्ष के आरोपों में कितना दम दिख रहा है उमाकांत सर? अब बड़े खुलकर हम इस पर आ जाते हैं। देखिए, बेसिकली जो फॉर प्रैक्टिकल पर्पज जिसको कहते हैं, जी। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का ब्रांच ऑफिस बना हुआ है। और ब्रांच ऑफिस, जब कोई शाखा कार्यालय होता है, जैसे बैंक होता है, बैंक का एक हेडक्वार्टर होता है, और उसके बाद एक शाखा ब्रांच होती है छोटे छोटे शहरों में, तो ब्रांच के तौर पर काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ये भूल गया है। उसका कारण, बुनियादी कारण क्या है कि इलेक्शन कमीशन में जो कमिश्नर हैं, उनके जो अपॉइंटमेंट है, वो भारत सरकार, प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में ले ली है। और उन्होंने जो भारत के प्रधान न्यायाधीश थे, वो सिलेक्शन कमेटी के एक मेंबर हुआ करते थे। उन्होंने पार्लियामेंट में कानून पास करके उनको बाहर कर दिया और अपना मनोनीत कैबिनेट मिनिस्टर अपने साथ मनोनीत कर लिया, जो ये सिलेक्शन करते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा। अगर
ये इस तरह से नहीं करते तो ये जो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त तो बने हैं मिस्टर मिस्टर यस ज्ञानेश कुमार, तो ज्ञानेश कुमार तो 4 साल पहले तक ज्वाइंट सेक्रेटरी थे अमित शाह के। तो बायोडाटा ढूंढा जाता है, जब एक सिलेक्शन होता है, एक फेयर सिलेक्शन होता है, तो ये देखा जाता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो ऑफिसर है जिसको हम इलेक्शन कमिश्नर बना रहे हैं, क्या इसका किसी पॉलिटिशियन के साथ या प्रेजेंट रिजिम के साथ कोई एफिलिएशन तो नहीं है। ये व्यक्ति तो अपने करियर का मेजर पार्ट इन लोगों के साथ बिता चुका है, इन लोगों की फाइल ले जा रहा है, इनके घरों में जा रहा है, इनका वो जिसको कहते हैं ना फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज जो प्राइवेट आदमी है। तो प्राइवेट आदमी जब भारत का निर्वाचन आयुक्त बनेगा और उसके बाद उसका प्रमोशन होके मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनेगा, तो ये सब होगा तो क्या होगा, ये सब तो होगा। अब ये जो मिंटा रानी जो आपने नाम बताया, मिंटा देवी, तो इसमें तो ये तो एक पानी की बूंद है ये रेगिस्तान में। सही बात कितना मिंटा रानी मिलेंगी, कितनी मिंटे रानी मिलेंगी। अरे अब आप ये बताइए, कॉमन सेंस है कि बिहार में जो जनवरी में मतदाता सूची के रिवीजन का काम खत्म हुआ था और उसके बाद उसी मतदाता सूची पे चुनाव होना था। अब ये कह रहे हैं, अब इन्होंने क्या सगुफा फेंका है कि देखिए ये जरूरी इसलिए था कि जो मर गए, तो पता लगा, इन्होंने कहा कि 65 लाख में से काफी लोग उसमें मृत पाए गए। तो सवाल ये है कि क्या 65 लाख लोग जो मृत पाए गए, ये कोई जो रिवीजन हुआ था, ये रिवीजन आरजेडी तो नहीं किया था, या कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं किया था, या माले तो नहीं किया था। ये जो रिवीजन किया था, आपकी मशीनरी ने जो एग्जिस्ट कर रही है, इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में जो जिलों में काम कर रही है, उसने जनवरी तक ये किया था। अब आप कह रहे हैं कि इसमें लाखों लोग मृत पाए गए, तो सवाल ये है कि ये जो 40 लाख, 35 लाख या 45 लाख, एग्जैक्ट संख्या तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 65 लाख के करीब उन्होंने कहा कि हमने एक्सक्लूड किए जिसमें ज्यादातर। तो सवाल ये है कि क्या ये 45 लाख 50 लाख लोग ये जनवरी से लेकर के जुलाई तक मरे हैं बिहार में? अगर 45 लाख लोग, 50 लाख लोग 4 महीने में बिहार में मर गए हैं, तो फिर तो वहां इसका मतलब कोई बहुत बड़ी ऐसा रोग है जिसमें इलेक्शन पोस्टपोन होना चाहिए। भाई इतना लोग अगर मर जाए तो पहले तो जो लोग मरे उनकी जांच होनी चाहिए कि ये लोग कैसे मरे, कब मरे, कौन सी बीमारी से इतने बड़े पैमाने पर लोग मरे। हालत ये है प्रज्ञा जी कि ये जो लोग मरे हैं, ये लोग कोविड के दौरान मरे हैं, जो आंकड़े इस सरकार ने छपाए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने फिगर जारी की कि 48 लाख लोग मरे हैं हिंदुस्तान में, 48 लाख लोग मरे हैं। और ये इन्होंने कोई उसकी डिटेल देने से मना कर दिया। इन्होंने कहा, मेरी समझ से इन्होंने 5, 4.5 और 5 के बीच कोई फिगर मोटा मोटी बताई, वो भी ये नहीं बताई। इनको ये नहीं पता होता कि भारत में, ये इनके पास जानकारी सारी होती है, इनको पता है किसान आंदोलन में जानकारी देने से सब बचते हैं, भाजपा भी बचती है, चुनाव आयोग भी बचता है, दोनों की भाषाएं भी सेम है। और जब चुनाव आयोग से विपक्ष सवाल पूछता है, विपक्ष चुनाव आयोग को घेरता है, तो मिर्ची भाजपा को लग जाती है, भाजपा बैटिंग करने चली आती है। ये गजब का खेल देखने को मिल रहा है। उमाकांत लखेड़ा सर, आपने तो तमाम चुनाव देखे होंगे। चलिए, मेरी उम्र कम है, मेरा अनुभव आपसे कम ही होगा। इतने चुनाव आपने देखे, आज तक इस तरह का चुनाव आयोग कभी देखा? ऐसे विपक्ष के खुले आरोप सबूतों के साथ लगते हुए चुनाव आयोग पर देखे? ये तो मतलब क्या चल ही रहा है देश में? खुलकर बैटिंग करती है भाजपा। देखिए, मैं जब इलेक्शन कमीशन कवर करना शुरू किया था 1991 में, तो TN सेशन उस समय भारत के चुनाव आयुक्त थे। बाद में वो 3 सदस्यीय चुनाव आयुक्त हुआ। वो उस समय अकेले थे जब मैं जो रिपोर्टर कवर करना शुरू किया। तो ये होता था कि मैं एक सिंपल सा उदाहरण आपको देता हूं कि भारत में जब इलेक्शन होते थे, पूरे देश में 2-3 फेजेस में इलेक्शन हो जाते थे पूरे भारत में, और बैलेट से इलेक्शन होता था। तो जो इलेक्शन कमीशन करने वाले जो रिपोर्टर होते थे, तो उन रिपोर्टर्स को 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में बुला लिया जाता था, कॉन्फ्रेंस हॉल में इलेक्शन कमीशन में। तो हम लोग 6 बजे जाकर के, उससे पहले जाके बैठ जाते थे, और 6 बजे, कभी 6, सवा 6 बजे के बीच डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर आते थे, और उनके साथ एक अफसर और होते थे सहायता के लिए, और वो हमें राज्यवार आंकड़े बताते थे कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, झारखंड तो उस समय बना नहीं था, बिहार ही था, उड़ीसा या साउथ, जो भी स्टेट वाइज हमें वो आंकड़े देते थे और हम उसको नोट करते थे।
तो क्योंकि वो प्रेस नोट इतना जल्दी तैयार नहीं कर पाते थे, क्योंकि टाइम कम होता था, हमें खबर लिखनी होती थी। तो ऐसे मौके पर जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, जब आपके पास व्हाट्सएप नहीं था, आपके पास मोबाइल नहीं था, आपके पास ईमेल नहीं था, तब दूर दराज के क्षेत्रों से फिगर फोन पर नोट कराई जाती थी और 6 साढ़े 6 बजे के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और ये कहा जाता था कि असम में या मिजोरम में 67% वोट हुआ है। लेकिन उनका ये कहना होता था बीच में कि ये 67% जो वोट है ये अपडेट है, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे इसलिए हो सकता है 1-8% कि अभी जो दुर्गम इलाके हैं जहां फोन लाइनें काम नहीं कर रही हैं, वहां के आंकड़े रात आने बाकी हैं। कल सुबह तक वो आंकड़े मिल जाएंगे, हम 10 बजे तक आपको प्रेस नोट दे देंगे। तो इलेक्शन कमीशन सुबह 10 बजे एक फाइनल पिक्चर हमें देता था और उसके बाद कोई रिवाइज लिस्ट नहीं आती थी। उसके बाद कोई रिवाइज लिस्ट नहीं आती थी, वो फाइनल होती थी। और आज की तारीख में डिजिटल आपके पास डेटा है, आपकी प्रक्रिया है, ईवीएम मशीनें हैं और ईवीएम मशीनें सारी लिंक्ड है, डिजिटल है, उसमें कोई लुका छिपी का खेल जैसा ही दावा किया जाता है नहीं होता है। ऐसी दशा में आप जो है हरियाणा में और महाराष्ट्र में आप एक साथ चुनाव नहीं करा सकते। मतलब कौन सा चीज हो गई कि आप डिजिटल के जमाने में, ईवीएम के जमाने में, जब आपको ज्यादा कर्मचारियों की भी जरूरत नहीं है, ईवीएम मशीन लगाई, 3 कर्मचारी एक पोलिंग बूथ पे बैठे और उन्होंने बटन दबाए, हो गया काम। कोई पर्ची नहीं फाड़नी, कोई अंगूठा नहीं लगाना, कोई पर्ची नहीं फाड़नी की पर्ची फाड़ के आप जो है उसको उसको पलट करके उसको तय लगा रहे हैं और बॉक्स में डाल रहे हैं, फिर उसकी सुरक्षा करनी है। तो ये तमाम जो चीजें थी, आज की तारीख में क्या हो गया कि इन्होंने धंधा बना लिया है। एक बड़ी कमाल की चीज देखने को मिली है जो हमारे देश का चुनाव आयोग ही कर सकता है। माफ कीजिएगा मैंने आपकी बात को टोका। बनारस की एक वोटर लिस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो गई है जिसमें राम कमल दास नाम के एक व्यक्ति हैं, 43 बच्चों के बाप दिखाए गए हैं और इनमें जो 11 बच्चे हैं वो राम कमल दास जी ने एक ही साल में पैदा किए हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये देखो अभी तो आपको इतने लोग पीएचडी करेंगे भारतवर्ष में, इलेक्शन कमीशन की जो कारगुजारियां जो पोल खुली है ये इतने लोग पीएचडी करेंगे भारत में चुनाव सुधार कैसे होने चाहिए, चुनाव सुधार में जो बेईमानी हो रही है, जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के जो सवाल ये भी बड़ा है कि आपने जो सवाल पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो कल 2 मंत्रियों ने जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और एक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, 3 लोग खुल करके कल आए। ऐसे मौके पर जबकि आप अपोजिशन पार्टीज के 300 सांसदों को संसद भवन से मार्च करने को भी मजबूर नहीं किया आपने वहीं पर रोक दिया, क्योंकि संसद भवन से निर्वाचन आयोग की दूरी 1.5 किलोमीटर की दूरी। नहीं, आप गलत। मैं बता रहा हूं आपको कि मैं तो कम से कम 1000 बार संसद भवन से चुनाव आयोग गया हूँगा। ये 300, 250 और 300 मीटर के बीच है। बीच में आकाशवाणी भवन है, पीएनबी बिल्डिंग है और तीसरी बिल्डिंग के बाद जो है भारत का चुनाव आयोग है पटेल चौक के। ये 300 मीटर है। कोई जाकर के आप किसी को बोलिए, आपका दिल्ली में कोई साथी होगा, उनको बोलिए नाप के देखिए 300 मीटर से ऊपर नहीं है। आपको डर लग रहा है कि 300 मीटर, अगर ये 300 एमपी 300 मीटर नहीं जा सकते हैं, इससे आपको डर लग रहा है। विश्व में आप डंका बजा रहे हैं कि भारत जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और 300 एमपी की जो एमपी है उस भारत में मदर ऑफ डेमोक्रेसी को आप संसद भवन के गेट पे खत्म कर रहे हैं। वहीं पर उनका उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी का आप गला घोट रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मजाक चल रहा है भारत की डेमोक्रेसी के साथ में, ये अभी तो कुछ नहीं है। अभी तो आधे लोग अभी अफीम खा के चाट करके बैठे हुए हैं, लेकिन आने वाली जो जनरेशन होगी, जब लोकतंत्र नहीं बचेगा भारत में और जब इस तरह की सरकारें, सत्ताएं जो निरंकुशता से काम कर रही हैं, वो पुलिस वालों का इंतजाम कर सकती हैं, बसों का इंतजाम कर सकती हैं, लेकिन वो 250 मीटर दूर जाकर के और वहां अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि एक किस्म से ये सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम लोग के पास ताकत है, हम लोगों के पास शक्ति है। और मुझे लगता है कि उन लोगों को ये पता नहीं है कि इस देश ने इंदिरा गांधी की तानाशाही को स्वीकार नहीं किया। इस देश ने किसी भी ऐसे 90 साल तक देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई,
बिल्कुल सही उस बात है। लड़ाई में लोकतंत्र इतने वाले लोग बांकरों कहाँ ने। है उमाकांत सर? ये तो लोकतंत्र वाले लोग है ना। अच्छा, जी जी ये 65 लाख लोगों के नाम काट दिए चुनाव आयोग ने, ये बोल करके जी कि ये लोग फला है, मरे हैं, इनका पता नहीं है, फलाना धमाका यहाँ से चले गए। लेकिन उनके नाम नहीं बता रही है कि इन्हें 65 लाख लोग कौन है, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। तो मैं चलते चलते ये जानना चाहती हूँ कि क्या एक ही जाति धर्म के लोगों के नाम काट दिए गए हैं, इसीलिए चुनाव आयोग नाम बताने से डर रहा है? देखिए, आपके इस सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। जी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देर पहले सरकार को, चुनाव आयोग को ये हिदायत दी है कि हम्म। आपको सवालों के जवाब देने होंगे। तो चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के आगे है, थोड़ी देर पहले फैसला आया है, ऑर्डर आया है, इनको ऑर्डर दिया गया है कि जो सवाल उठ रहे हैं आप सवालों के जवाब दीजिए। ये चुनाव आयोग को कहा है, कपिल सिब्बल साहब वहां मौजूद थे और चुनाव आयोग को एक किस्म से अप्रत्यक्ष रूप से फटकार लगाई है। चुनाव जो सर्वोच्च न्यायालय है, वहां के जो जज हैं वो भी आपकी हमारी तरह इंसान है। हमारे कई लोग मित्र हैं, फॉर्मर बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी मित्र हैं, वर्तमान में भी मित्र हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इस सारी सच्चाई को जानता है और जिस तरह से वहां भंडाफोड़ हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है तो और तब जिस तो तरह से इसका तो निर्देश संज्ञान दिए ले जा। लेना चाहिए अब तक सुप्रीम कोर्ट को, और कितने सबूत चाहिए? सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट अभी देखिए इनको मौका दे रहा है, एक आखिरी मौका मुझे लग रहा है दे रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कर रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट ये जो षड्यंत्र में शामिल है, तो ये मुझे याद आ रहा है, मकड़ी की कहानी होती है। एक मकड़ी होती है, पहले एक जाल बुनती है वो, और जब पूरा जाल बुन लेती है तो जो मकड़ी होती है वो अपनी जाल में जाकर के फंस जाती है। फंस मुझे लग जाती रहा है। है कि जो फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग की देखरेख में जो बिहार में एसआईआर का जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये फर्जीवाड़े की मुझे उसी मकड़ी की याद आती है जो अपने लिए जाल बुन रही है और अल्टीमेट उस जाल में फंस जाती है, क्योंकि इनको लगता है कि इनके आका जो हैं वो सत्ता में बैठे हुए हैं, अभी वो 4 साल और है उनको, और वो इनको बचा ले जाएंगे। इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ये किसी भी कानून के फंदे से, फांसी के फंदे से बच जाएंगे। लेकिन ये भूल रहे हैं कि पड़ोस में जो बांग्लादेश है, 2 साल पहले वहां एक भव्य चुनाव हुआ और बड़े पैमाने पर हमको भी निमंत्रण आया कि वहां आप आइए इलेक्शन देखने के लिए। मैं मुझे पता था कि वहां क्या हालत है, क्योंकि मेरे बांग्लादेश ढाका में जो कनेक्शन थे, उनका ये कहना था कि देखिए यहाँ पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा है और हर चुनाव में यहाँ बेईमानी और धांधली होती है। तो बेईमानी और धांधली से अगर आप कोई लोकतंत्र को जिंदा रखने की चेष्टा करेंगे तो उसकी न केवल आपको कीमत चुकानी होगी आगे पीछे, देश को उसकी कीमत चुकानी होगी। और मुझे सबसे बड़ी जो चिंता है आने वाली पीढ़ी की है, और आने वाली जो लोग हैं वो इस देश के चुनाव आयोग को किस रूप में देखेंगे, कि एक विलेन के रूप में जो भारत में लोकतंत्र को खत्म करने का एक पार्टनर बना हुआ है इस सरकार के साथ, इस निरंकुश सत्ता के साथ में, ऐसा मैं मानता हूं। और चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको 1 डेढ़ महीने पहले कहा था कि आप जो है वोट जो आधार कार्ड है उसको आप फ्रेमवर्क बनाइए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड को आप फ्रेमवर्क बनाइए। इन्होंने हाँ। उसको फ्रेमवर्क बनाने के बजाय ऐसे ऐसे रास्ते तलाश लिए जो मुझे लग रहा है कि शर्मनाक है। और मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र में, भारत में, आपने कहा कि मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, पूरे देश में मैंने 8 जनरल इलेक्शन कवर किए हैं, 84 89 से मैंने लगातार इलेक्शन कवर किए हैं, जगह जगह जाके, राज्यों में जाकर के, बूथ में जाकर के मैंने इलेक्शन कवर किए हैं, और मैंने इतना नंगा नाच कभी नहीं देखा कि भारत के लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा हो और सारे लोग देख रहे हो। ये मैं तो ये कहता हूं कि अपोजिशन पार्टीज यूनाइट हुई हैं। मुझे लग रहा है कि उससे कोई उम्मीद की किरण मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा इस संघर्ष के जरिए जो अपोजिशन पार्टीज ने कल शुरू किया है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। तो देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर एक खबर आप तक पहुंचना बेहद जरूरी है। आज जो कुछ भी हो रहा है वो अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर शायद आप इस वक्त के गवाह नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आज देश में लोकतंत्र को बचाने को लेकर एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।